नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त प्रभात कुमार राय। आज से लेकर एक नई शुरुआत करेंगे, मिल करके करेंगे। ये होगा आपका डेली करंट अफेयर। डेली बस 5 क्वेश्चन कराएंगे आपको और दिखाएंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे इंपॉर्टेंट बनते हैं आगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। वो होगा आपका चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे आपका दरोगा की भर्ती आने वाली है वहाँ पर हो। तो आज हम नई शुरुआत करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का। मेरे साथ आइए जुड़िए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं प्रभात कुमार है, आप लोगों का अपने इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज की पहली खबर हमारे साथ देखिए। हमारे करंट अफेयर का टाइटल ये है कि अब करंट अफेयर पढ़ना नहीं, हम लोगों को समझना है। चाहे वो सीजीएल के लिए, सीएचएसएल हो, यूपीपी हो, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी हो, आप हमारे साथ बेफिक्र होकर कर सकते हैं। तो आज हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8 दिसंबर 2020 को नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितना ऊंचाई हो गया है, पहले कितना था। तो देख लेते एक एक करके हम अपने सारे आंसर्स को। कि जो पहला हमारा था कि 8 दिसंबर 2020 को इसकी नेपाल और चीन दोनों मिलकर के इस ऊंचाई को नापे हैं। तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है दोस्तों, 8,848 मीटर है हमारी। पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी? 8,848 मीटर, जिसे भारत ने मेजर करवाया था 1954 में। उस समय भारत चूँकि जनरल सर्वे ऑफ इंडिया 1954 में इंडिया द्वारा मापी गई थी ये ऊंचाई 8,848, जो कि पूरे विश्व में ये मान्य थी। हाँ, ये है कि अभी हाल ही में जो 2-4-5 सालों में 10 साल के बीच में जो लगातार भूकंप से झटके से जो नेपाल हमारा प्रभावित रहा था, तो ये बात उठने लगी थी कि हो ना हो कहीं नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई में ज़रूर वृद्धि हुई होगी। इसकी मेजरमेंट, इसकी हाइट नापने के लिए बार बार ये कहा जा रहा था इसकी हाइट में ज़रूर वृद्धि हुई, इसकी नापी जानी चाहिए। लेकिन अब जाके नेपाल और चाइना दोनों मिल करके यहाँ पर क्या किए हैं कि इन्होंने आपस में मिल करके और इस ऊंचाई को मेजर किया है। तो केवल अब आप लोगों को याद करना होगा, सारी जितने बुक्स रहेंगी अब तक की जो पुराने हैं सब नई आएंगे, सब में अपडेट मिलेगा आपको। बस याद रखना है कि 0.86 मीटर ऊंचाई इसकी बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं कि ये माउंट एवरेस्ट, आखिर में ये माउंट एवरेस्ट, जबकि आप देखिएगा तो आपके स्लाइड में दिख रहा है कि माउंट एवरेस्ट के जो नेपाल में नाम है वहाँ पर सागर माथा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है, तो सागर माथा कहते हैं। वहीं चाइना, या जिसको तिब्बत में भी है, चाइना में थोड़े डायरेक्टली पड़ता है, लेकिन वो तिब्बत, चूँकि तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत इस समय चाइना का भाग है, तो उसमें उसका नाम है चोमलुंगमा, वहाँ पर उसका नाम है। जो एवरेस्ट नाम पड़ा था दरअसल में 1954 में जो सर्वे ऑफ इंडिया था, वहाँ पर एक भारत के प्रथम फर्स्ट सर्वेयर ऑफ इंडिया, इनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, इन्होंने इसकी मेजरमेंट करवाई थी। इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंटेन है तो माउंट और एवरेस्ट हो गया इसका नाम। ठीक है, तो आज हम समझेंगे इसमें दरअसल में ये क्या है, देखिए ध्यान से। तो हमारा कुछ नहीं है, अब यहाँ पर भारत का थोड़ा सा प्रभाव गिरता हुआ समझ में आता है, क्योंकि जिसके पहले भारत क्या था, भारत की जो बात देख रहे हैं कि 8,848 मीटर भारत ने इसकी मेजरमेंट करवाए थे, और आज तक पूरे विश्व में ये मान्य था, लोग इसको मानते थे। लेकिन आज वहीं नेपाल जाके चाइना की गोद में बैठ गया है और अपनी उसके साथ, चूँकि दोनों की यहाँ की सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी की है, सीपी कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट है, और दोनों मिलकर के आपस में यहाँ पर दिखा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच रास्ते जो हैं इस समय बढ़िया नहीं है, अर्थात उन दोनों के बीच मधुर संबंध वैसे नहीं है जैसे कि हमारे पहले नेपाल के साथ हुआ करते थे। तो यहाँ पर भारत को भी थोड़ा सोचना होगा कि हम कैसे नेपाल के साथ रिश्ते कायम करें और हम इसमें आगे और रूप से बढ़ोतरी करें। खैर ठीक है, तो हमें विचार करना होगा क्या हमें भी इसे माउंट एवरेस्ट ही कहना चाहिए कि अब इसका नाम, जैसे कि चोमलुंगमा वो लोग कहते हैं, चाइना और तिब्बत वो जो भी हैं, नेपाल इसे सागर माथा के नाम से जानता है, लेकिन पूरा विश्व इस माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जानता है। तो भारत को भी क्या इसका नाम चेंज करना चाहिए अपने हिसाब से, या कुछ और बुलाना चाहिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड पे, दूसरे
हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दुनिया की ऐसी पहली महिला जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, तो उनका नाम है मार्गरेट कीनन। वो हैं ब्रिटेन की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मार्गरेट कीनन जो हैं ब्रिटेन की हैं। इनकी उम्र 90 बरस। अर्थात इसमें अभी जो कोरोना की ये वैक्सीन है, ये दरअसल में वैक्सीन ये अमेरिकन कंपनी फाइजर ने बनाई है। दरअसल में ये mRNA टेक्निक्स पर इन्होंने बनाई है। ठीक है दोस्तों, ये कोरोना की जो वैक्सीन है, वहाँ पर ब्रिटेन ऐसा पहला देश बना है जिसने अपने देश में कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अनुमति दी, और ख़ास तौर पे इनमें 80 वर्ष से ऊपर के पुरुषों एवं महिलाओं को लगाने की बात की जा रही है ताकि इन पे प्रभाव देखा जा सके। और इसमें जो पहली महिला बनी है जिन्होंने अपने ऊपर ये वैक्सीन लगवाई, उनका नाम है मार्गरेट कीनन। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आज के बाद से। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहूँ तो मैं 1 बनने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। मार्गरेट कीनन कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। ठीक है, वैक्सीन की जो वैक्सीन जो हमारी लगी है, ये किस कंपनी की है? तो ये आपकी है फाइजर कंपनी। जो फाइजर कहाँ कंपनी है? तो ब्रिटेन की नहीं है, अमेरिकन। अब हो सकता है कन्फ्यूजन कि भाई अमेरिका में है तो अमेरिका में पहले लगना चाहिए, लेकिन नहीं, अमेरिकन कंपनी होने के बावजूद इसका सबसे पहले जो ट्रायल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ट्रायल वाला तो लोग कर चुके हैं ट्रायल के। अब रेगुलर इसका कि हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस करें, हम इसका इम्पैक्ट क्या रहा है इसको देखने के लिए हम किए हैं। तो वो है दुनिया का पहला ऐसा देश ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो कौन सी ऐसे जिस पे लगा है, तो उनका नाम है मार्गरेट कीनन। कितने बरस की हैं? तो 90 बरस की। कौन सी कंपनी के क्या लगा इनको? तो फाइजर कंपनी की। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे लेक्चर पे, तीसरे आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बना है कि हाल ही में गोरखपुर सहित देश के कितने चिड़ियाघर विश्व स्तर के बनेंगे? इसमें चूँकि दरअसल में 1-2 इसमें चिड़ियाघर पहले से शामिल थे, इसमें हाल ही में गोरखपुर को भी शामिल किया गया है। तो गोरखपुर सहित टोटल कितने चिड़ियाघर बनेंगे देश के, मतलब भारत के, जो कि विश्व स्तर के हो जाएंगे? तो आंसर है 15। तो क्वेश्चन बनता है कि यदि हाँ गोरखपुर हाल ही में शामिल हुआ, तो गोरखपुर का वो कौन सा चिड़ियाघर है? देखिए, गोरखपुर का जो चिड़ियाघर है अभी वो पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ, यह भी निर्माणाधीन है। तो इसका नाम क्या है? तो शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान। ये हाल ही में बन रहा है, जल्द ही बन के तैयार हो जाएगा। और तो इसे हमारा क्या हुआ है कि इसे जो पर्यावरण मंत्रालय है इसे शामिल कर लिया है कि पूरे विश्व स्तर के बनेंगे, अर्थात इसकी विश्व प्रसिद्धि रहेगी। और समझ सकते हैं कि इसका कितना चर्चा होने वाला है, बढ़िया होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने गोरखपुर जाने। गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के का है संसदीय क्षेत्र है। अभी नहीं है, था पहले। इनके चूँकि ये कहाँ के मठाधीश भी हैं, तो ये गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश हैं, इसलिए इनका यहाँ पर खासा प्रभुत्व रहता है। इस समय तो गोरखपुर के सांसद हैं संसदीय क्षेत्र के, वो हैं रवि किशन जी। ठीक है, क्या चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किसी भी भारतीय सेना प्रमुख की अब तक की पहली यात्रा जो यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया में 6 दिवसीय रही हो? आंसर है जनरल एम नरावने। ये क्या है कि हमारे थल सेनाध्यक्ष हैं थल सेनाध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन समझने वाली बात क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि आज तक किसी भी सेना प्रमुख ने अपनी यूएई और सऊदी अरब में यात्रा नहीं की थी। सेना प्रमुख ने ये ऐसे पहले बन गए हैं कि जो सऊदी अरेबिया और यूएई में अपनी 6 दिनों के लिए यात्रा किए हैं। ये किन मुद्दों पे वहाँ चर्चा करेंगे? तो डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में कोऑपरेशन के फील्ड में हम कैसे काम करें, आपस में मिलजुल करके इस क्षेत्र में वो मिलके काम करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन थे, कौन गया था ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय सेना प्रमुख डाल सकता है, भारतीय वायु सेना प्रमुख में डाल देगा कि ये एयर चीफ मार्शल थे या जनरल एम नरावने थे, या ऐसे करके नाम डाल सकता है एयर चीफ मार्शल में कौन। ठीक है, वायु सेना प्रमुख डाल सकता है, नेवी की डाल सकता है। तो इन लोगों में ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, नहीं ये एम नरावने साहब हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ गए हैं? तो यूएई और सऊदी अरेबिया की राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब राजधानी कहाँ है बेटा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस मंत्रालय ने छात्रों के बस्ते का वजन हाल ही में तय किया है?
तो ये है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का जो इसके पहले नाम था वो था मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो प्री प्राइमरी क्लासेज होती हैं, अर्थात प्राइमरी से पहले वाली क्लासेज हैं, इसमें नो बैग, कोई भी बैग ले जाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। क्लास 1 से 12 तक के 1.6 किलोग्राम से 2.2 किलोग्राम तक की ही आप लोगों की बुक्स अवेलेबल का वजन होगा, ध्यान रखें इनका। लेकिन किताबें जो ले जाएंगे अधिकतम में से 3 ही बुक ले जाने को है कि 3 बुक से अधिक नहीं ले जाएंगे। 1.5 किलोग्राम 1.6 से 2.2 किलोग्राम के में है। और 11 से 12वीं कक्षा के बोर्ड जो अधिकतम स्कूल में पढ़ाई होती है 11 से 12 तक का, वहाँ पर 3.5 से 5.0 किलोग्राम। दरअसल में ये जो वजन का पैमाना तय किया गया है ये बच्चों के बढ़ते हुए मानसिक चिंता, तनाव, इन सबको ध्यान में रखते हुए और उनकी आवश्यकता से ज़्यादा किताबों का बोझ वो चलते समय शरीर में मानसिक तमाम तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता था। इस वजह से मंत्रालय के समक्ष काफ़ी चुनौती आ गई थी कि किस प्रकार से हम छात्रों के जो बस्ता है, बैग है, उसका वजन तय करें ताकि इससे ज़्यादा वो लेकर जाए ना और ना उन्हें परेशानी हो। बैग ढोने का उस तमाम तरह की दिक्कतें थी, तो शिक्षा मंत्रालय ने इस पर पहल करते हुए इनके बैग और बस्ते का वजन तय किया और बताया कि नहीं, प्री प्राइमरी क्लास के बच्चों को कोई भी बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 1वीं से 2री में 1.6 से 2.2 किलोग्राम तक का रहेगा और अधिकतम 11 से 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए 3.5 से 5.0 किलोग्राम तक का ही वजन इनका रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे लेक्चर में 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मिलेंगे हम कल अपने लेक्चर में। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बताएं कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले अपने लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। गुड।